एक स्पेस होता है जिस दौरान सेल डीएनए का डुप्लीकेशन करती है, ऑर्गेनेल को इकट्ठा करती है, आरएनए का फॉर्मेशन करती है और सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करती है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। ये बात हमारी चल रही है। तो हम लोगों ने एस फेज तक बात की। तो उस फेज को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें G1 फेज और एस फेज और G2 फेज। तो G1 फेज की बात हमारी हो गई थी। एस फेज में हम लोग ने 2 पॉइंट किए थे। इसमें डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए इसमें डबल हो जाता है, यानी डीएनए की क्वांटिटी अगर पहले 1 kg है तो वो डबल होके 2 kg हो जाएगा। अगर 2 kg है तो वो डबल होके 4 kg हो जाएगा। ये डीएनए डबल का मतलब होता है जैसे पहले से 2C है और वो बाद में हो जाएगी 4C। पहले से 2C है वो बाद में हो जाएगी 4C, और मान लो 4C है तो बाद में हो जाएगी 8C। अब इसका मतलब क्या है, देखिए पहले डीएनए इस तरीके से रहता है, कहाँ पर G1 में जब फेज में रहता है तो ऐसे रहता है। फिर बाद में ये जो एक थ्रेड है ये डुप्लीकेट करके ये देखिए डबल बना लेता है ऐसे। तो क्रोमोसोम का अमाउंट देखिए, पहले अगर 1 किलो का था 2 बन गए, तो अब ये पहले के मुकाबले डबल हो गया, यानी 2C हो गया। C से 2C हो गया, यूं कह लो 2C से 4C हो गया, यानी 2CA था और ये 2C से 4C हो गया। लेकिन आप देखिए ये नंबर अभी भी इसका पहले भी 1 था और अभी भी 1, यानी नंबर सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, सेम रहता है, सेम रहता है। अमाउंट डबल। देखिए यही पॉइंट्स हैं जो आपके यहाँ पूछे जाएंगे। ऑलरेडी पिछले टर्म में भी इसकी बात हमने करी थी। अमाउंट डबल होगा, कभी नंबर डबल नहीं होगा। पहले भी वो 1 था अभी भी 1 है, यानी पहले 23 था तो अभी भी 23 है, पहले 46 था तो अभी भी 46 है। तो ये काम हो रहा है कहाँ पर, एस फेज। दूसरा काम एस फेज में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर रिमेन सेम बट अमाउंट डबल, बट अमाउंट डबल। अमाउंट जो है इसका डबल है। इसके बाद फिर क्या होता है, एक काम और इसके अंदर होता है, एक तरीके की प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं हम लोग हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, अब देखिए जो सेल पढ़ के आए हैं पहले से वो लोग तो सब बता देंगे कि हिस्टोन प्रोटीन ये 4 होती हैं, ये और ये इस तरीके से 4 होती है, H2A होती है, H2B होती है, H3 होती है और H4 होती है, सबको पता है। ये 4 ऐसे होती हैं, 4 इसके पीछे होती हैं, कुल टोटल 8 होती है। इसमें से क्वेश्चन भी इस बार नहीं हुआ है। 8 जो प्रोटीन है उनको कहते हैं हिस्टोन ऑप्टामर। अब आप पूछेंगे ये क्या है, ये डीएनए है, ये डीएनए इसको लिंकर डीएनए कहते हैं, यानी कि जो कनेक्ट करता है उसे कहते हैं लिंकर डीएनए। और ये हिस्टोन प्रोटीन, और यह इसका दूसरा नाम है ऑप्टामर। ऑप्टामर के नाम से इसको हम जानते हैं, हिस्टोन प्रोटीन या ऑप्टामर के नाम से इसको हम जानते हैं। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये इसके अंदर बनती है, यानी आपसे पूछा जाए कि हिस्टोन प्रोटीन इंटरफेस की किस स्टेज में बनती है, तो एस फेज में बनती है। एस फेज का दूसरा नाम है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए, क्या है, हाँ, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज इसको हम लोग कहते हैं। और इसमें डीएनए को डबल्स कराना इसका मेन पॉइंट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डीएनए डबल्स होता है। और एक पॉइंट और बहुत अच्छा, अगर सेल ने एस फेज को क्रॉस कर लिया
तो कभी भी वो वापस नहीं जा सकती। जैसे पहले G1 में आई, G1 के बाद सेल ने अपनी स्टेज चेंज करके S में किया, S के बाद फिर वो सोचे कि अब हम आगे ना जाएं, डिवाइड ना करें, 1 से 2 सेल ना बनाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो रिवर्सल यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो आपसे पूछेगा इस स्टेज के बाद रिवर्ट बैक होना यानी वापस जाना मना है, तो ये एस फेज के बाद वापस नहीं जा सकता, वो वहीं पर बनी रहेगी या आगे जाएगी। अगर वापस चली गई मान लो तो, या G2 में नहीं गई वहीं रुक गई, तो पॉलीप्लॉइडी डेवलप हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्रोमोसोम उसमें डबल्स हो जाएंगे। क्रोमोसोम कभी डबल नहीं होते, अमाउंट डबल होता है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसमें जो एक पॉइंट है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन इसमें होता है, ये याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। हिस्टोन प्रोटीन एक काम और है, ये भी 3 साल पहले नीट में पूछा गया है। इसमें सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है, यानी सेंट्रियोल डबल, डीएनए डबल, हिस्टोन प्रोटीन डबल, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट चेंज। हर स्टेज को पॉइंट्स करके हमें पढ़ना होता है। हमारे यहाँ नीट की पढ़ाई में बस यही फर्क है नॉर्मल पढ़ाई से, कि हमारे यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं सिंथेसिस स्टेज के, ये पॉइंट्स आपको इसके साथ याद रखना पड़ेगा। अगर आप इस पॉइंट्स को इसके साथ टैग करके याद नहीं रखते हैं तो फिर क्वेश्चन सही होने वाला नहीं है। बिल्कुल क्लियर समझिए। तो इतना उसके लिए आपको 2 घंटा मेहनत करें या 200 घंटा मेहनत करना पड़े, काम आप करेंगे तो वहाँ आपका सिलेक्शन होगा। ये काम को आप ना करके कुछ और कहने लगे हमारे साथ मजबूरी है, तो वो चीज़ कंप्यूटर कंसीडर नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर कॉपी करता है। कितने भी इमोशंस आप उस कॉपी में लिखते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। वो तो बस आपने गोला सही बनाया है तो बस आप ओके, अदरवाइज। और बोर्ड में क्या होता है, आपने अपनी मजबूरी भी लिख दी उसमें, तो एग्जामिनर भी कोई जो इमोशनल था उसने चलो पास कर दिया। यहाँ ये सब नहीं होता, इसलिए बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। सेंट्रियोल इसमें डबल्स हो जाता है, सेंट्रियोल्स डबल्स, तो हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, सेंट्रियोल डबल होता है, क्रोमोसोम डबल होता है, अमाउंट डबल होता है, नंबर सेम रहता है, और नेवर रिवर्ट बैक, रिवर्ट बैक, कभी भी वापस नहीं जा सकती। इफ रिवर्ट बैक डेवलप पॉलीप्लॉइडी, अगर वो पीछे चली गई तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। वो एक एक्सेप्शन केस है, डिजीज है, बीमारी है, बहुत खतरनाक, सेल ही पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो नेवर रिवर्ट बैक, इफ रिवर्ट बैक पॉलीप्लॉइडी डेवलप, पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये होता है क्रोमोसोम का नंबर तुम्हारी बॉडी में, एक सेल में क्रोमोसोम नंबर है 46, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 92 हो जाए पॉलीप्लॉइडी, या 46 में 23 और जोड़ दो, या एक क्रोमोसोम बढ़ा लो, या 5 क्रोमोसोम बढ़ा लो, ये सब पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम का जो ओरिजिनल सेट है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है कि 46 क्रोमोसोम तुम्हारी एक सेल में है, 23 पेयर तुम्हारी एक सेल में है, ये तुम्हारी पहचान है। उस 23 क्रोमोसोम से तुम्हारी बॉडी के सारे कैरेक्टर फॉर्म होते हैं, विजिबल होते हैं, दिखते हैं, बनते हैं। अगर तुमने किसी वजह से एक क्रोमोसोम भी हट गया या जुड़ गया
ऐसी ज़बरदस्त डिफॉर्मिटी बॉडी में आएगी कि लोग कहेंगे कि ये कौन सी डिजीज़ है, समझ में नहीं आ रही है, सो कहेंगे हम लोग सिंड्रोम। तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना घटना तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होता है, जीन के अंदर जो बेस पेयर होता है, वो भी अगर चेंज हो जाए, छोटी सी छोटी चीज़, तो भी डिजीज हमारे अंदर हो जाएगी। तो बहुत बड़ी एनामली है वो, क्रोमोसोमल एबरेशन के नाम से इसको हम जानते हैं कि मेजर डिफेक्ट्स आते हैं उसमें और इनक्योरेबल है। बड़ी बात तो ये है कि ठीक नहीं हो सकती क्रोमोसोम। हाँ, वो अभी बाद में देखेंगे जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल एबरेशन है, एबरेशन जैसे तुम्हारी बॉडी में खूब एक्सरे डाली, क्रोमोसोम टूट टूट के अलग हो गए, या जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा था तो क्रोमोसोम एक दूसरे पे चिपके अलग ही नहीं हुए, या एक क्रोमोसोम ने दो हुआ फिर उसने गलती से फिर दो हो गया, भूल गया कि हम दो हो चुके। ये डिजीज है, ये सारी एब्नॉर्मलिटीज हैं जिनको हम लोग म्यूटेशन के अंदर बहुत डिटेल जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, बहुत डिटेल। फिलहाल कुछ भी ऐसा हो जाए कि क्रोमोसोम पहले से ओरिजिनल वन से डिफर करे, चाहे उसमें से कोई चीज़ टूट के अलग हो जाए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ज़्यादा अमाउंट में जुड़ जाए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ की पूरी पूरी कॉपी जुड़ जाए, 46 से 4600 हो जाए, कुछ भी, या 46 से 45 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो सब हमारी एनॉमली है। और जिसमें क्रोमोसोम नंबर अगर डबल है तो हम लोग पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। अब देखिए इसके बाद एक फेज है हमारी। अब एस फेज में अगर ये चार बातें आपको नहीं याद है तो सब कुछ पढ़ना बेकार। 4 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 से कम भी नहीं पढ़ना है, बस ज़्यादा पे भी कंट्रोल होना है हमारा और कम पे भी कंट्रोल होना है। जैसे इसके बाद एक फेज आती है जिसे कहते हैं G2 फेज। इसका नाम हम लोग ऑलरेडी लिख के आए हैं, इसका नाम क्या था? गैप 2 फेज। अब दूसरा नाम क्या था? ग्रोथ 2 फेज। बहरहाल गैप 2 फेज भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये ऐसी फेज है जिसमें आपकी एनसीईआरटी को कहती है प्रोटीन फॉर्मेशन अकर, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। G1 फेज में कहती है सेल इन मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज, G1 फेज में कहती है। इसमें ये सारी चीजें कहती है, इसमें कहती है प्रोटीन फॉर्मेशन, आरएनए फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, आरएनए फॉर्मेशन अकर, ये फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन, आरएनए फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। और प्रोटीन फॉर्मेशन के अलावा एक वर्ड और है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ये अच्छे से याद रखिएगा, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस में सब कुछ आ गया, प्रोटीन भी आ गई, आरएनए भी आ गई। कभी भी गलती से भी डीएनए न लगाइएगा G2 में। डीएनए सिर्फ और सिर्फ एस फेज में बनता है और ना G1 में ना G2 में, इसमें कभी भी डीएनए नहीं बनता है, बहुत क्लियर समझ। तो इसमें आपको लगाना है जो दूसरा पॉइंट है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस की प्रिपरेशन इसके अंदर होती है और माइटोसिस की क्रिया से आपको पता है एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए अच्छी तरीके से ये याद रखिएगा, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। अब हमारा ये 3 फेज खत्म हो गई है। ये तीनों फेज को हम क्या कहते हैं? ये तीनों फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेज स्टेज। जो इंटरफेज स्टेज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सब ने कहा था कि इसको कहते तो हैं रेस्टिंग फेज, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डायनामिक फेज है, मतलब काम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सपोज आजकल का टाइम आपका है, आजकल आप ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलने नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि आपका एक पीक पीरियड है, 1 साल का टाइम आपके पास है। इसमें अगर आप कुछ बन गए तो ठीक है,
नहीं बने तो फिर लाइफ आपकी ख़त्म। तो ये जो पीरियड है इस टाइम आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं सूझ रही, सिर्फ पढ़ाई करना है। ये आपकी इंटरफेज। इंटरफेज में देखने में तो आप बिल्कुल शांत हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इससे बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी बिल्कुल ढंग से, अगर एक एक चीज़ को प्रॉपरली बिल्कुल सिंसियरली अगर आप करेंगे तो बाकी एम फेज है। एम फेज में चेंजेस क्रोमोसोम में ज़्यादा होते दिखते हैं, दिखावा ज़्यादा है, लेकिन ओरिजिनल काम यहाँ हो चुका। क्या? क्रोमोसोम डबल हो चुके, ये काम हो चुका है यहाँ पर। अब क्या है, क्रोमोसोम जो डबल हो चुके वो बटेंगे 2 सेल में बराबर बराबर, बटेंगे 2 सेल में बराबर बराबर। वो बटने की जो क्रिया है वो ये है, जैसे पापा ने तुम्हारे दौलत कमाली 10 बीघा खेत खरीद लिया, अब मेन काम तो वो कर गए, अब तुम्हारा काम इतना है कि तुम 5-5 बीघा, 2 भाई हैं अगर तो 5-5 बीघा बांटो। तो वो जो बांटने का काम है उसकी देखा जाए कुछ वैल्यू नहीं, क्योंकि बनाना सबसे बड़ी बात है। तो जो बांटने की बात है वो हमारे यहाँ एम फेज में होती है। एम फेज देखने में विजिबल होती है, क्लियर होती है, और पहले साइंटिस्ट मानते थे कि यही मेन है। इंटरफेस के बारे में जानते नहीं थे, क्योंकि इतना एडवांस माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं था, तो विजिबल क्रोमोसोम होता नहीं था। तो जो क्रोमोसोम विजिबल नहीं होगा तो उसके अंदर डीएनए डबल वगैरह नहीं देख पाते थे, समझ पाते थे। लेकिन बाद में जब समझे तो उन्होंने उसको ज़्यादा वेट दिया। तो ये जो रेस्टिंग फेज नाम दिया हुआ है ये पहले कर दिया, इसलिए अब जो है ये ज़्यादा डायनेमिक है। इसके बाद हम लोग जो फेज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द माइटोटिक फेज, यानी माइटोसिस या माइटोटिक दोनों एक ही चीज़ है। इसका एक नाम और होता है जिसको कहते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल डिवीजन ये अगर नोट हो गया तो इसको मिटा देते हैं, बाकी जो है फिर अब जो है हमारा जिसको हम लोग मेन कहते हैं माइटोसिस, या इसका दूसरा नाम है माइटोटिक, या इसका तीसरा नाम है सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल डिवीजन। अब इसके बारे में हमें जानना है, इसके बारे में हमें क्या जानना है ये देखिए। हमारी पूरी बॉडी में जो एक सेल से 2 सेल बन रही है ये इसी से बन रही है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो हमारा डेवलपमेंट है हमारी बॉडी 1 से 2, 2 से 4, हम कभी 2.5 किलो के थे, आज 70 किलो के, 80 किलो के, ये सब जो कुछ हुआ, ये जो बॉडी वेट बढ़ रही है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। कभी एक ज़माने में हमारी एक सेल थी जिसका नाम था जाइगोट, कभी हाथी की भी एक सेल थी जिसका नाम था जाइगोट। वो जाइगोट एक सेल से ट्रिलियंस और ट्रिलियंस सेल, हाथी में कितनी सेल होगी, ब्लू व्हेल में कितनी सेल होगी, तो वो जो सेल की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई, नंबर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, मास बढ़ गया, वो किसकी वजह से? एक लौता यही एक डिवीजन है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन के तैयार हुआ। अब हमें क्या पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद एक डिवीजन और पढ़ना है, उसको क्या कहते हैं तो मियोसिस। वो कहाँ होता है, वो सिर्फ गोनड्स में होता है, टेस्टिस में होता है, ओवरी में होता है, और उसके अलावा वो कहीं नहीं होता है। वो होने का रीज़न है जैसे स्पर्म बनाना है, मान लो किसी सेल को तो मियोसिस होगा, और किसी को ओवम बना है तो मियोसिस होगा, यानी गैमीट फार्मेशन के लिए मियोसिस होता है। जाहिर सी बात है पूरी बॉडी से तो हमारे गैमीट बनता नहीं है, हमारे एक स्पेसिफिक पार्ट है गोनड्स, गोनड्स फीमेल या मेल से में अंदर जाके वो स्पर्म या ओवम बनता है। तो जाहिर सी बात है काफ़ी लिमिटेड अकरेंस है, हर जगह पे उसकी अकरेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप का है वो ये।
अब इसको हमने देखा माइटोसिस क्या होता है, तो इसको साइंटिस्ट लोग ने इसको 4 स्टेजेस में बांट दिया। तो पहली स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेज। पहली स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रोफेज, दूसरी स्टेज को हम लोग कहते हैं मेटाफेज, और तीसरी स्टेज क्या कहते हैं, एनाफेज। एनाफेज के बाद फिर टेलोफेज। देखिए हम आपको बताएं कि ये चैप्टर ऐसा है, ऑलरेडी बता भी चुके हैं, छोटा सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन बिल्कुल रिजर्व, हर बार नहीं करना, हर बार आते हैं, और जो आते हैं क्वेश्चन वो सब ज़्यादातर इसमें से आपको जैसे प्रोफेज से मिलेंगे, इंटरफेज से मिलेंगे, मियोसिस की प्रोफेज से मिलेंगे, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोफेज एक डिवीजन है। अब ये प्रोफेज कब आती है, प्रोफेज आती है G2 के बाद, G2 के बाद, यानी पहले अगर आपको याद हो ऑर्डर, तो हमने क्या पढ़ा था, एक फेज होती है G0 जिसमें सेल पड़ी रहती है, उसको डिवीजन का भी मूड नहीं है, G0, इसको कहते हैं क्विसेंट फेज, और ये साइलेंट या खामोशी से पड़ी रहती है। इसके बाद फिर जो है ये हमारा G1 फेज में कन्वर्ट हो जाती है, और G1 फेज में आरएनए, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाती है। उसे ये पता है कि G1 में हम चले गए हैं, तो G1 में जाने का मतलब है हमको आगे डिवीजन करना है। अब इसी में क्वेश्चन आपके यहाँ 2 बार नीट में पूछा, क्या उन्होंने पूछा कि अगर वो सेल आगे नहीं जाना चाहती है एस फेज में, अगर वो सेल G0 में जाती है तो क्या जा सकती है, तो उन्होंने कहा एग्जिट टू G0 फ्रॉम G1। तो ये एग्जिट वर्ड में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यही उन्होंने पूछा कि कभी कभी वो एग्जिट करके G1 से G0 में चली जाती है, एग्जिट कर। तो एक चीज ये, हाँ अब अगर जैसे नहीं गई तो फिर वो फाइनल है उसका, फिर वो एस में जाएगी, एस से फिर G2 में जाएगी, और G2 के बाद फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और फिर टेलोफेज। ये ऑर्डर हम लोगों को समझना है। हाँ G0 से क्या G1 से G0 जाने में सेल अगर उसकी क्वांटिटी मेंटेन है, उसका नंबर मेंटेन है, तो वो मूड बदल देगी, और उसको डिवीजन के लिए कहा गया, गई भी, लेकिन बाद में वापस हो जाएगी, और वापस हो गए फिर G0 में पड़ी रहेगी, सालों पड़ी रहेगी। तो ये उसको खुद से पता रहता है कि हमको जाना है कि नहीं जाना, और गलती करके वो G1 में गई तो, लेकिन बाद में एग्जिट टू G0, तो अच्छे से आप समझिए। तो सेल में भी काम तो करके, जैसे तुमने एकदम से कोई काम किया फिर वापस ले लिया, कोई भी काम करते हैं फिर एकदम से डिसीजन बदल गया, नहीं ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, तो उसी तरीके से। उसके बाद देखिए ऐसे ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, G0 भी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग प्रोफेज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये ऑर्डर भी आपसे पूछ सकता है कि इसके बाद क्या आती है, सबसे पहले क्या आती है, तो आप पूछेगा सबसे पहले G1 आती है जब सेल डिवीजन होता है, हमेशा सेल G0 में पड़ी रहती है, उसको डिवाइड नहीं करना है, वो ऑलरेडी उसका नंबर, उसका वॉल्यूम मेंटेन है, उसको डिवाइड करने का उसका मूड नहीं है, तो वो G0 में पड़ी रहेगी। वो कौन सी सेल G0 में पड़ी रहती है, जो मैच्योर सेल होती है। मैच्योर मतलब जिनका डेवलपमेंट, जैसे बच्चा है छोटा, वो G0 में उसकी सेल कोई नहीं मिलेगी, जल्दी डिवाइड करके उसको स्पेसिफिक हाइट तक आना, हाइट एक्वायर कर लिया, डिवीजन अब ज़्यादा नहीं होंगे, अब क्या होंगे, थोड़े मोड़े डिवीजन, जैसे बॉडी के वेट बढ़ना, थोड़ा कोई कट लग गया, इस टाइप के डिवीजन होंगे रिपेयरिंग वाले। तो रिपेयरिंग वाले जो डिवीजन है वो तो हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन नॉन स्टॉप ग्रोथ जो देखी है आपने, कि देखिए बच्चा भी 4 साल का है, 4 साल के बाद वो ऐसी तेजी से लंबा होता है कि 9 तक पहुँचते वो अपने फादर की लंबाई को
कर लेगा। अब देखा वो 9th में बिल्कुल मैक्सिमम हाइट रिक्वायर कर लेगा, अपने फादर से भी आगे निकल जाएगा और फिर रुक जाएगा और फिर जीवन भर रुका रहेगा। तो जीवन भर कहाँ है? इनऑर्ड में सेल कोई मरती नहीं है, लिविंग होती है, लेकिन वो डिवाइड करने के मूड में नहीं है, उसको जरूरत नहीं है डिवाइड करने की। अगर पड़ गई तो कर भी लेगी, तो उसको कहते हैं। अब प्रोफेज देखिए, प्रोफेज में क्या होता है कि ये जो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, सेल के अंदर पढ़ते हैं न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस होता है सेल। जब डिवीजन हो रहा होता है तो न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा होता है, तो डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस का साइज सेल के साइज के, देखिए ये न्यूक्लियस का साइज इतना बड़ा हो गया, लगभग सेल के साइज के बराबर हो गया। इसलिए हम लोग अपनी स्टडी को इजी करने के लिए हम लोग सेल बनाते ही नहीं, हम लोग केवल न्यूक्लियस को ही पढ़ते हैं। तो ये केवल न्यूक्लियस है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस में क्या दिख रहा है आपको? ये जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये टूटती हुई दिख रही है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीच से टुकड़ों में टूट जाएगी। और न्यूक्लियोलस इसमें होता है, न्यूक्लियोलस बता बेटा, न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन होती कि नहीं? न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन होती कि नहीं? तुम बताओ। न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन कंफर्म है? लोग कहने को नहीं जाओ, हाँ तो नहीं होती, तो न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये देखिए ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। तो तीन चीजें हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तीनों चीजें डिसअपीयर है। डिसअपीयर मतलब खत्म होने की कगार पे चली जाएंगी, खत्म होने लगी, खत्म होने की कगार पे चली जाएंगी और खत्म होने लगेगी। कौन कौन सी चीजें? हाँ, कौन कौन सी चीजें? तो पहला पॉइंट हमें क्या लिखना है? न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। उसके बाद फिर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। सेल ऑर्गेनेल भी डिसअपीयर होने लगे। हाँ, सेल ऑर्गेनेल भी, जिसमें गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब स्टार्ट डिसअपीयरिंग। मेनली आपकी बुक में गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियोलेमा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियोलेमा कहते हैं। जो मेम्ब्रेन ये डिसअपीयर हो रही है इसी को न्यूक्लियोलेमा हम लोग कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर और न्यूक्लियोप्लाज्म डिसअपीयर। न्यूक्लियोप्लाज्म डिसअपीयर। तो इस तरीके से ये तीन चीज डिसअपीयर होगी। बाकी देखिए, बाकी और इम्पोर्टेंट चीज, ये क्रोमोसोम इंटरफेज में इनविजिबल थे, अगर आपको याद हो, इनविजिबल थे इंटरफेज में, माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते थे। लेकिन यहाँ पर ये विजिबिलिटी इनकी बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम अब, हाँ, उनका कॉम्पैक्शन होगा, छोटे होंगे और मोटे होंगे। यानी क्रोमोसोम ये लंबा सा है, इसको खूब ऐसे आप मोटा कर दीजिए तो ये बस इतना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, कंडेंसेशन कर दिया, शॉर्टनिंग कर दी और थिकनिंग कर दी। थिकनिंग माने मोटा कर दिया, सघन कर दिया और छोटा कर दिया, तब ये छोटा दिखेगा और इजीली विजिबल हो जाएगा। तो कितने वर्ड हमने बोले? वो सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। आपकी बुक में जो मेन लिखा है कॉम्पैक्शन, उसके अलावा थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लिखते हैं कंडेंसेशन, कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन, शॉर्टनिंग, कॉमा थिकनिंग, ऑफ क्रोमोसोम।
तो पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिखा है, देखिए एनसीईआरटी में जब प्रोफेसर आप देखेंगे तो नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं बिंदी कर, बिंदी ऐसी गोलाकार बिंदी बनाई है 2 पॉइंट, वो दोनों पॉइंट एनसीईआरटी के नीचे की तरफ लिखे हैं, वो आपको बहुत ध्यान से आता है। जिसमें से एक पॉइंट, ये पॉइंट नहीं लिखे, ये पॉइंट ऊपर थ्योरी में लिखे, ये पॉइंट उन्होंने भी इसको इम्पोर्टेंट करके ऐसे बिंदी का निशान बना के बनाया, ये पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपको समझ में आया कि थोड़ा विजिबल होने लगेंगे, दिखने लगेंगे, थोड़ा क्लियर होने लगेंगे। और दूसरा पॉइंट उन्होंने जो बिंदी बना के दिखाया है, उन्होंने ये बताया है कि स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट, बिगिन बोला, बिगिन यानी स्पिंडल फाइबर होते हैं जो आपको मेटाफेज में इस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से वो यहाँ पर बनना शुरू होते हैं, ये बोल रहा है, वो यहाँ पर बनना स्टार्ट होते हैं, बन चुके यहाँ पर। तो बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि नेचर ने इस हिसाब से नहीं बनाया कि प्रोफेज में इतना हो, मेटाफेज, नेचर ने तो एक साल होते होते बना दिया। आपने इस स्टडी को अच्छा करने के लिए इसके बाउंड्री बना दी कि जब स्पिंडल फॉर्मेशन बन रहे हो तो प्रोफेज, बन चुके हो तो मेटाफेज, आपने अपनी सहूलियत की बनाया। तो स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट। अब आपको 2 वर्ड हम बताएंगे, एक वर्ड आपको पता होगा एस्ट्रल रेयर। एस्ट्रल रेज अगर आपको याद हो तो एस्ट्रल रेज कहाँ पड़ी थी, न्यूक्लियस के ऊपर, ये देखिए ये पड़ी, ठीक, हाँ, और इसके अंदर एक सेंट्रियोल। तो इन्होंने क्या बताया कि एस्ट्रल रेस और स्पिंडल फाइबर, यही तो सेंट्रियोल है। तो इन्होंने ये बताया एस्ट्रल रेस, ये वाले प्रोजेक्शन जो इनको कहते हैं हम लोग एस्ट्रल रेस, और दूसरा क्या बताया, स्पिंडल फाइबर। अब बहुत अच्छा तो पॉइंट दे रहे हैं आपको, स्पिंडल फाइबर। इन्होंने बताया ये दोनों मिलकर स्पिंडल एपरेटस बना देंगे। एक एपरेटस वर्ड यूज किया दोनों के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो एक एपरेटस को स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट एंड apparatus are formed from astral rays and स्पिंडल फाइबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा एक एपरेटस बनता है जो किन चीजों से बनता है। देखिए 2 चीजें होती है, एक एग एपरेटस भी होता है। एग एपरेटस बताओ, हाँ तो कहाँ एग और सिनर्जिड, नहीं 2 एग नहीं, 2 सिनर्जिड होता है और 1 एग होता है, तो कहते हैं एग एपरेटस। इसी तरह ये स्पिंडल एपरेटस है, इसको आपको याद रखना है कि एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर मिलके एक एपरेटस बनाता है। एपरेटस ये एनसीईआरटी की लाइन है, अगर बुक लाए हो तो नीचे की तरफ प्रोफेज में सबसे लास्ट में देखो, हाँ ये लास्ट में देखो स्पिंडल एपरेटस मिला, क्या लिखा था, हाँ माइटोटिक एपरेटस भी कह सकते हैं इसको आप, और स्पिंडल एपरेटस। अब ये वर्ड जो है आपको दिमाग में रहेगा, बस काम है। तो एपरेटस को आप माइटोटिक भी कह सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, इतनी बातें हो गई प्रोफेज। फिर से देख लीजिए एक बार, छोटा होना, मोटा होना और विजिबिलिटी बढ़ना, ठीक है, कॉम्पैक्शन होना,
हो रहा है इसमें, न्यूक्लियोलस खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो रही है। और क्या हो रहा है, स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिन टू स्टार्ट, जो यहाँ बन चुके हैं यहाँ शुरू हो रहे हैं। और यहाँ माइटोटिक अपरेटस भी बन रहा है जो इससे और इससे निकलेगा। ठीक, बस यही चीज़ आपको देखनी है कि पॉइंट्स जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं ये एग्जैक्ट इसी स्लैब के जैसे हमने ये बोला है, अगर ऐसे अच्छा से याद हो जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मुश्किल काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कर पाए या कर नहीं पाते हैं तो फिर मुश्किल तो रहेगी। तो यही तो यहाँ सिखाने के लिए हम लोग बैठे कि इस काम को आप कैसे करें, इस काम को आप ऐसे करें, छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट बनाकर आपको याद रखें, बस और कुछ नहीं। अब क्या है इसमें देखिए, अब ये जो क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम अब जब ये विभिन्न हुए तो जब दिखे तो पता चला कि ये तो इस तरीके से भाई सिंगल थ्रेड कब दिखेगा, दूर से देखो इसको तो सिंगल दिखेगा, करीब का होता है ये तो पेयर में था, वो दो क्लोज पॉइंट आपस में करीब करीब हो जाते हैं जब दूर से देखो, और जरा सा आप करीब गए तो अलग अलग हो गए। तो ये डबल ही थे। आप पूछो डबल कहाँ हुए, अरे एस पेज में याद होगा अभी हमने डबल कराया, तो ये सब डबल ही थे, वो तो हमने यूं ही बना दिया था ये दिखाने के लिए ये कि अभी क्लियर नहीं है। तो ये डबल जो थे वो देखिए यहाँ क्या है। अब इसमें क्या इन्होंने बोला, ये क्या है बोलो क्या, सेंट्रोमियर, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। और ये इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसको बताओ, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर और ये है तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये काइनेटोकोर से जुड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर, तो आप कहेंगे काइनेटोकोर से जुड़ता है, सेंट्रोमियर तो उसके अंदर ढका हुआ पार्ट है, उससे नहीं जुड़ता। ये क्या है, ये सेंट्रियोल है। तो अभी भाई ये सेंट्रियोल ही तो था, उसमें कितने थे, एक पेयर, दो पेयर थे, एक पेयर यहाँ आ गया, एक तो नाम ही कैसे लग रहे हैं ना, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, लेकिन बहुत ध्यान दीजिए तो सेंट्रियोल अलग है, सेंट्रोमियर अलग। तो सेंट्रियोल क्या है, वो ये है, और सेंट्रोमियर ये है, और ये जो ढक्कन है ये काइनेटोकोर है, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल के नाम से। ठीक, अब क्या इसमें देखना है, इसमें ये देखना है कि क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर, यानी बीच में अरेंज होगा, इक्वेटर में लाइन नहीं है ऐसे अरेंज। इसको क्या लिखना है, पहला पॉइंट क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर पर अरेंज। और क्या बात करनी है, हाँ, स्पिंडल फाइबर कनेक्ट, स्पिंडल फाइबर कनेक्ट, हाँ, काइनेटोकोर टू सेंट्रियोल। हो सकता है ऑप्शन पूछे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कहेगा सेंट्रो काइनेटोकोर कनेक्ट विद स्पिंडल, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो स्पिंडल फाइबर कनेक्ट, स्पिंडल फाइबर कनेक्ट सेंट्रियोल टू काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर कनेक्ट
सेंट्रियोल टू काइनेटोटॉर्क। ठीक, अब ये है क्या, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ये प्लेट की तरह अरेंज हो जाए, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज से तो है, मेटा प्लेट तो इक्वेटोरियल प्लेट बोला गया, मेटा प्लेट। हाँ, मेटा प्लेट भी अगर कहो तो इसी को कह सकते हैं, वैसे बुक में तो बाय साइड में मेटा प्लेट आती है। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेट, या अरेंज को अलाइन भी कहते हैं। अलाइन का मतलब लाइन से खड़े होना। तो कुल मिला के इक्वेटर पे आ जाना, स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से थामे हुए हैं, होल्ड किए है। ये इसकी जो बीच की प्लेट है इसे हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट के नाम से जानते हैं। ये चीज है। अब हमारी मेटाफेज की बात हो। मेटाफेज में कहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है, न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक पहचान है मेटाफेज। अब क्या करना है, इसके बाद की स्टेज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देख रहे हैं आप सेंट्रियोल, इसी की तो बात चल रही थी। ये सेंट्रियोल है कि सेंट्रोमियर है? हाँ, ये सेंट्रोमियर बीच से कटेगा, ये बीच से कट जाएगा, यानी सेंट्रोमियर डिवाइड होगा किसमें, एनाफिल। तो अच्छी तरह याद रखिए, जब ये कटेगा तो कटने के बाद ये देखिए ऐसे दिखेगा, कटने के बाद ऐसे दिखेगा। यानी ये दो थे, तो एक जो था ऊपर जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि क्रोमोसोम मूव एट द पोल और सेंट्रोमियर स्प्लिट। तो एनाफेज में जो चेंजेस हैं, वो पहला पार्ट है सेंट्रोमियर स्प्लिट। सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल की तरफ भागते हुए देखे हैं, इसलिए मैंने कटना टूटना, ये डिवाइड कर। तो एनाफेज को कैसे पहचानेंगे, नंबर 1 चीज, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसे कहते नहीं, जिसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, वो है सेंट्रोमियर स्प्लिट। और अच्छे से याद रखिएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट। और एक पॉइंट इसमें बोला है मैंने, अब ये पॉइंट हो गया काम का। एक्स्ट्रा एक पॉइंट क्या है, ये जो इसके एंड्स हैं, ट्रेलिंग एंड्स। ट्रेलिंग का मतलब जैसे किसी आदमी को इसकी बेल्ट पकड़ के ऐसे लटका दो, तो हाथ भी उसकी हवा में और पैर ऐसे लेके चलो, तो हाथ भी ऐसे हवा में और पैर भी हवा में। तो हाथ और पैर जो हवा में हैं उनको कहते हैं ट्रेलिंग एंड्स। ट्रेलिंग एंड्स टुवर्ड द सेंटर, मिड टुवर्ड द पोल। ये तो बात है। तो ट्रेलिंग एंड्स टुवर्ड द सेंटर, ट्रेलिंग एंड्स towards the center, middle part towards the pole, मिडिल पार्ट टुवर्ड द पोल। ये बहुत अच्छा सा लाइन है। कटने के बाद वो भागते हैं
अपोजिट पोल की तरफ, उस दौरान उनके जो टर्मिनल एंड्स हैं वो सेंटर की तरफ रह जाते हैं और जो बीच का हिस्सा है वो पोल की तरफ भागता हुआ प्रतीत होता है, भागता हुआ प्रतीत होता है। तो ये हमारा एनाफेज हो गया। अब आपसे पूछेगा एनाफेज में ये जो स्प्लिट हुआ, याद करिए क्रोमोसोम इंटरफेज के एस फेज में ये सिंगल से डबल हुए थे, यानी 1 किलो से 2 किलो हुआ था क्रोमोसोम 1 तब भी था, 1 तब भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि फिर से अमाउंट आधा हो, यानी 1 किलो से 2 किलो हुए थे, 2C से 4C हुए थे, अब फिर से 2C हो गए। तो आपसे पूछ सकता है वो क्रोमोसोम 4C से 2C किस में होते हैं और 2C से 4C किस में होते हैं? नहीं, एस यहाँ पे डबल एस फेज में। तो एस फेज में 2C से 4C और एनाफेज में 4C से 2C वापस। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंट्रोमियर है वो आधा हो जाता है, तो 4C से 2C। अब मेटाफेज में एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं कि जितनी स्टेजेस आप देख रहे हैं इसमें सबसे क्लियरली विजिबल, सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट क्लियरली विजिबल किसमें क्रोमोसोम आपको दिखेंगे, मतलब सबसे हल्के से माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं किसमें दिखेंगे? मेटाफेज। तो मॉर्फोलॉजिकली मोर डिस्टिंक्ट इसमें आप देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मोर डिस्टिंक्ट, क्लियरली विजिबल, बहुत आसानी से दिखते हैं। तो इस स्टेज में आपको बहुत आसानी से वो दिख जाते हैं, बहुत क्लियरली विजिबल। और बाकी 4C से 2C हो जाए। अब क्या होगा टीलोफेज में, ये क्रोमोसोम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके, यानी मंजिल क्या थी इसकी? अपोज से। तो ये क्रोमोसोम देखिए इस तरीके से पोज पे पहुंच गए और पोज पे पहुंचने के बाद ये देखिए फिर से नई सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, क्रोमोसोम रीचेस एट द पोल, क्रोमोसोम reaches at the pole। और क्या देखिए, न्यूक्लियोलस डिसअपियर था ना, यहाँ रीअपियर हो जाएगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर थी, यहाँ रीअपियर हो जाएगी, यानी कि टीलोफेज इज द अपोजिट ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज इज द अपोजिट ऑफ प्रोफेज, यानी क्रोमोसोम रीचेस एट द पोल। और क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म रीअपियर। रीअपियर ठीक है। तो ये इतनी बात हमारी पूरी हो गई। अब इस तरीके से हमारा जो माइटोटिक सेल डिवीजन था वो पूरा हो गया। आपने देखा इसमें एक सेल से 2 सेल बनती है। तो आपसे ये भी पूछेगा कि एक सेल से 2 सेल किस में बनती है? एक सेल से 2।
तुम देखो नीचे जो है ऑफिस में उसका दरवाज़ा 10 रुपये लगो नहीं नीचे, और फैन अगर चल रहा हो तो बंद कर दो। तो बना लीजिए। इसके बाद अब हम लोग जो दूसरी स्टेज है दैट इज मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री डिवीजन। अर्धसूत्री डिवीजन और जो गैमेट सेल में हो और जो दो भागों में विभाजित हो, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, वो हम लोगों को पढ़ने का है। तो नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग मियोसिस करेंगे। अब जो सबसे ज्यादा कॉमन है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ना के बराबर है। आपको कोई ऐसा इसमें डिफिकल्टी नहीं दिखी, जैसे यहाँ पर हल्के बिल्कुल थे इंटरफेस में। हाँ सर, सर थोड़ा सा हम क्लास में तो 1 मिनट बाद तो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज हटा दे इसको। मियोसिस के नाम से इसको हम जानते हैं। हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री डिवीजन, यानी क्रोमोसोम इसमें आधा हो जाएगा। देखिए अगर आपको याद हो तो वहां पर क्या था, वहां क्रोमोसोम ये 1 था, ठीक। एस फेज में वो ऐसे हो गया, नंबर 1 ही था, ठीक। फिर बाद में एनाफेज में फिर ऐसे हो गया। तो जो पहले था वैसे ही तो हो गया। क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होता, जितना रहता है उतना ही रहता है। यानी क्रोमोसोम नंबर शुरुआत में एक सेल का 2n था, और जब 2 सेल बनी तो दोनों का 2n 2n था। यानी हम लोग अगर देखा जाए तो 46 था। बनने के बाद जो 2 सेल बनी वहां पर उनमें भी 46 जिसकी बात हम लोग करके आए। क्यों? पहले 46 था, बाद में डबल वाला 46 हो गया, है तो 46 ही, गलत है। और बाद में ये 46 में आधा कटा तो 46, आधा कटा तो 46, क्योंकि हर डबल वाला सिंगल जब होगा तो नंबर तो 46 ही रहेगा। और ये डबल वाले कितने थे? 46 थे, 46 थे डबल वाले। अब जब इसको काटोगे तो 2 सेट नहीं बन जाएंगे 46 तो वही 2 सेट होंगे। यानी कटने के बाद अब ये 46 थे, डबल हो गए तो भी 46 है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कटेगा तो 46 के 2 सेट हो जाएंगे। यानी जो 2 सेल बनी थी उन दोनों में 46 ये समझ। इसीलिए ये डबल हुआ था इंटरफेज में।
अगर डबल ना होता तो ये हो ही ना पाता। भाई जैसे तुमको पता है कि घर में 5 लोग हैं, तो अगर मान लो आधा किलो लड्डू लाए, तो 5 उसको बनाओगे तो 5 लड्डू बनाओगे बराबर बराबर के, ताकि 5 लोग। और मान लो उसका तुमने एक था, एक ही बना के रखा, तो फिर 5 में बांटोगे कैसे? तो फ्यूचर प्लानिंग के तहत ये करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर समझना रहता है। रीजन पूछ सकता है वो कि ये अब ये जो है ये पहले 1 किलो था, अब ये 2 किलो हो गया। अब 2 किलो में से 1-1 किलो 2 सेल पे आ गया, तो 1 किलो से लेकर शुरू हुआ था, तो आइडेंटिकल नहीं है वो। इसीलिए तो पहला वाला जो डिवीजन था उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली, और यू कैन लो क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली आइडेंटिकल है। तो माइटोटिक में जो सेल बनती है पहले वाले में, वो क्वांटिटेटिवली मतलब 46 दोनों में, और क्वालिटी का मतलब ये इसी की कॉपी तो हुई थी, और यही कॉपी के बाद में अलग हो गई, तो क्वालिटी भी सेम है। तो इसको पहले वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइटोसिस, इसको नोट कर लीजिए, माइटोसिस इज quantitatively and qualitatively identical. तो क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली आइडेंटिकल। आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन आपको आपकी समझ को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये वर्ड हमने बोला। ये वर्ड से थोड़ा ये होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्वांटिटी का मतलब समझ में आएगा, तो यहाँ समझ में आया। क्वांटिटी 46 से शुरू किया था, और 46 को बनने की जब 2 सेल बनी तब भी 46 से 2 सेल बनी, तो क्वांटिटी सही रही। क्वालिटी में क्या, इसी की तो फोटोकॉपी थी, तो फोटोकॉपी में क्वालिटी कहाँ बदली थी? क्वालिटी तो क्रॉसिंग ओवर में बदलती है, और क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में होता नहीं। काम कराया था 5 स्टेजेस की, किसी में क्रॉसिंग ओवर था। क्रॉसिंग ओवर आप देखेंगे, आप इसमें क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी सब बदल जाएगी। इससे पहले वाले में कुछ नहीं बदली, ना क्वांटिटी बदली ना क्वालिटी बदली। अब बदल के हम दिखाएंगे आपको कैसे बदले। तो मियोसिस देखिए, मियोसिस से पहले जैसे वहां पर इंटरफेयर होती थी, यहाँ पे भी है। वहां पर G1S G2 होती थी, यहाँ पर भी है। तो G1S G2 तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ना, तो अब मियोसिस से पहले फिर से उसी चीज को नहीं पढ़ना है, उसी चीज को अब फिर से नहीं पढ़ना है। अब मियोसिस में हम लोग सीधे शुरू करेंगे प्रोफेज से। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जो 4 स्टेजेस वहां थी वो यहाँ। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेज लंबी है। प्रोफेज यहाँ पर जो है वो लंबी है, तो इसको 2 भागों में विभाजित किया है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 तो 2 तो बाद में पढ़ेंगे, 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी माइटोसिस को 2 भागों में विभाजित नहीं किया है, मियोसिस को 2 भागों में विभाजित किया है, यही तो बात हुई। और मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल बनती है, और माइटोसिस में 1 सेल से 2 ही तो बनी थी, तो एक डिफरेंस ये भी हो गया। तो माइटोसिस में 4 सेल आर फॉर्म, 4 cells are formed
1 cell. 4 cells are formed from 1 cell. अब इसमें देखते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 होगा, मेटाफेज 1 होगा। मियोसिस 1 में सब कुछ 1 1 होगा। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 सब 1 1। और मियोसिस 2 में सब 2 2 होगा। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो प्रोफेज 1 में पहली स्टेज आती है, इसको हम लोग कहते हैं लैक्टोटीन। का नाम है लैक्टोटीन। दूसरी का क्या नाम है? जाइगोटीन। जाइगोटीन। पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ये 4 5 हैं। खाली प्रोफेज में 5 हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये 5 स्टेज आपने पढ़ ली, याद कर ली, तो मियोसिस में इन्हीं 5 में से क्वेश्चन आता है। बिल्कुल क्लियर समझिए। आपको इसकी मेटाफेज, एनाफेज कुछ पढ़ने की आपने नहीं जरूरत। इसी 5 में से हर साल क्वेश्चन, इस साल भी पूछा गया, हर साल पूछा। अब लैक्टोटीन हम लोग देखने जा रहे हैं। लैक्टोटीन में क्या होता है, देखिए ये प्रोफेज है। प्रोफेज में अगर आपको याद हो, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन सभी में था। तो ये 5 में कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन रहेगा, मतलब छोटा होना और मोटा होना रहेगा। और क्या रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, डिसएपियर, ये भी रहेगा। तो सब में अलग अलग हम नहीं लिखेंगे, सारे में ये चीज रहेगी। क्या रहेगी? यहाँ लिख दे रहे हैं। इसमें रहेगी कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन, कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन और न्यूक्लियोलस। तो अब लैक्टोटीन हम लोग देखने जा रहे हैं। लैक्टोटीन में क्या होता है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए, जैसे क्रोमोसोम है तो इस तरीके से रहता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ना, इस तरीके से क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम छोटे होंगे, विजिबल होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहेंगे। तो इसमें कॉम्पैक्शन पहला पॉइंट, कॉम्पैक्शन और क्लियरली विजिबल होंगे। विजिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले, विजिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी।
ठीक, अब क्या, अब जाइगोटीन देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। जाइगोटीन में क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस ही तो क्रोमोसोम है भाई। हमारे यहाँ जो है, अगर पहले की बात अगर याद करें तो ऐसे ही तो एक माता का एक पिता का, एक माता एक पिता, एक माता एक पिता, ऐसे ही कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो ये फादर का हमको मिला है, ये मदर का मिला। और ये हो कहाँ रही है, ये गोनड्स में हो रही है। गोनड्स मतलब टेस्टिस में या ओवरी में ये हो रही रिएक्शन। तो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, थोड़ा क्लियरली विजिबल भी हो गया। और ये जो माता पिता वाले थे, ये लोग थोड़ा क्लोज आने लगे। तो माता पिता के क्रोमोसोम अगर क्लोज आने लगे तो इसको हम लोग कहते हैं जाइगोटीन। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जब करीब आ जाएंगे माता पिता के क्रोमोसोम तो एक ये बन जाएगा, इसको कहते हैं साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब देखिए, आप देखने से 4 वाले यानी टेट्रेड भी लग रहे हैं, टेट्रेड एंड या और बाइवैलेंट, टेट्रेड लग रहा है या बाइवैलेंट भी लग रहा है। यानी कि आप इतने करीब आ गए, इससे ज्यादा आप करीब नहीं आ पाए, यानी मैक्सिमम क्लोज हो गए। तो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना। अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में होता है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सीटीन, डिप्लोटीन दे देगा। अगर आपको एग्जैक्ट याद होगा साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, टेट्रेड, बाइवैलेंट इसमें होता है, तभी तो आप लिख पाएंगे जाइगोटीन में होता है। आपसे पूछेगा सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है इन पांचों में, तो पैक्सीटीन है, ये नहीं है, जाइगोटीन नहीं है। पैक्सीटीन इज द लार्जेस्ट स्टेज एमंग प्रोफेज। प्रोफेज में ऐसा नहीं कि पूरी सेल में, पूरी सेल साइकिल में तो इंटरफेज सबसे ज्यादा है। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में कौन है, प्रोफेज। ठीक, और 2 प्रोफेज हम लोग पढ़े, एक माइटोसिस पढ़ गया, एक ये पढ़ रहे हैं। इन दोनों में कौन बड़ी है, यही बड़ी लग रही, 5 स्टेज नहीं है इसमें। प्रोफेज अगर दोनों की प्रोफेज को कंपेयर करो तो प्रोफेज किसकी बड़ी है, मियोसिस की बड़ी है, क्योंकि वो दिख ही रही है हम लोग आसानी से। इतनी 5-5 स्टेज है तो बड़ी तो होगी। इसमें हमें क्या लिखना है, closely of homologous chromosomes form bivalent और टेट्रेड। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स फार्मिंग है। ये 3 स्टेज जो हैं, अब 3 कर लीजिए या 2 कर लीजिए, इसमें होते हैं। ठीक, अब क्या होगा पैक्सीटीन में, पैक्सीटीन में क्या होगा, इतने करीब लोग आ गए, अब क्या करेंगे,
इसका देखिए ये वाला जो थ्रेड है ये वाला इससे ओवरलैप कर जाएगा और ये वाला इससे ओवरलैप कर जाएगा। तो देखिए ओवरलैप करेगा तो कैसा दिखेगा, तो ये इससे ओवरलैप कर गया और ये जो था वो बगल वाले से ओवरलैप कर गया। देखिए यानी करीब आए और फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। यानी फादर वाला मदर वाले पे ओवरलैप कर दिया, मदर वाला फादर वाले पे ओवरलैप कर दिया। ये नीट में इस बार पूछा था कि ओवरलैप करने पर ये जो बन रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नड्यूल। ये नीट में पूछा। तो इसमें ये हो क्या रहा है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ये है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम देख रहे हैं। और इसमें एक एंजाइम भी लगता है जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज। हो सकता है अगले साल आप लोग के टाइम ये पूछे, द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर क्रॉसिंग ओवर, दैट इज द रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज during क्लासिक ओवर में रिकॉम्बिनेज रहता है। और क्या? रिकॉम्बिनेशन नड्यूल। नड्यूल माने गांठ, गांठी तो होती है। तो अब ये दो बातें, तीन पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। और लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट फेज, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो फेज है लार्जेस्ट फेज है, इसी फेज में तो आपको दिख रहा है, इसी फेज में तो क्रॉसिंग ओवर होता है, इसी में तो वेरिएशन आती है, डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर। इसी में ऐसा हो सकता है पॉलीप्लाइडी हो जाए, इसमें हो सकता है। इसमें क्या होगा? ये टुकड़ा देखो, ये टुकड़ा दूसरे का है, ये टुकड़ा एक्सचेंज हो जाए, यानी इसका ये टुकड़ा इसमें आ जाए और इसका ये टुकड़ा इसमें आ जाए और इसका इसमें चला जाए। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो। एक्सचेंज होने के दौरान कभी कभी क्या होता है मालूम? कभी कभी इसके पास उसका वाला भी टुकड़ा आ जाता है। ये देखो, जब एक्सचेंज हो रहा था तो दूसरे वाले का टुकड़ा आ गया और दूसरा वाला बौना रह गया, ये वाला टुकड़ा इसी में आ गया। इसको कहते हैं, ये तो म्यूटेशन है, इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मियोसिस के क्रॉसिंग ओवर के दौरान होती है। म्यूटेशन ये भी है। तो आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाने वाला म्यूटेशन कौन है, तो आप कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। हाँ, दोनों म्यूटेशन से ही तो वेरिएशन है। म्यूटेशन इज द मदर। जब क्रोमोसोम में चेंज होगा तो वो आपकी बॉडी में दिखेगा, तो जो आपकी बॉडी में दिखे वो वेरिएशन है और जो क्रोमोसोम में चेंज हो वो म्यूटेशन है। तो चेंज तो हमेशा विजिबल होगा, चेंज तो हमेशा विजिबल होगा। तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि पॉलीप्लाइडी ये सब ये है,
और कॉमन है, बहुत कॉमन ये वाला, एक बौना और एक पूरा लंबा, और एक के साथ इसका टुकड़ा भी चला गया भाई। जब ये लोग आपस में मिले थे तो ये टुकड़ा इसमें जाना था, ये टुकड़ा इसमें जाना था, वो गया ही नहीं, ये टुकड़ा टूट के इसमें हो गया, ये बौना रह गया, इसकी उंगली ऐसे कटी। तो ऐसा भी पॉसिबल है। इसको हम लोग कॉमनली म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन की कौन सी कैटेगरी? नॉन डिसजंक्शन, अलग ना होना। डिसजंक्शन का मतलब होता है अलग होना, और नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है अलग ना होना। बस इतनी सी बात, अलग ना होना, इतनी बात आप समझिए। अब क्रॉसिंग ओवर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तो रिकॉम्बिनेशन नड्यूल। अब डिप्लोटीन, इससे पिछले साल में पूछा हूँ डिप्लोटीन, इन्होंने कहा देखिए क्रॉस ओवर हो गया, तो सपोज ये क्रॉस ओवर हो गया और ये क्रॉस ओवर हो गया, ये है? अब ये ऐसे थे, अब ये छोड़ने के लिए इनके बीच प्रेशर नहीं लगेगा, ये ऐसे ताकत लगाएंगे तभी तो ये छूटेंगे तभी तो इसका टुकड़ा इसमें आएगा, इसका ऐसे चिपके रहेंगे तो बड़ी कोई फायदा है। तो ये जो ऐसे लिखे हुए हैं, चिपके हुए हैं, और जब ये छूटने की कोशिश करेंगे तो इस दौरान आप देखिए एक्स की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग एक्स की तरह जो स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं काइगमेटा, कहते हैं काइगमेटा। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये जुड़े थे ये, और ये कह रहा है हमें छोड़ो ये। अब इन दोनों के बीच देखिए प्रेशर लग रहा है, अपोजिट प्रेशर लग रहा है, और ये जो जुड़े थे तो ये कह रहा है हमें छोड़ो, अपोजिट प्रेशर लग रहा है। तो इसको साइंटिस्ट, पता नहीं हमें तो एक्स दिखता नहीं, साइंटिस्ट को ये एक्स दिखा, इनका एक्स शेप काइगमेटा विल फॉर्म। और पता जब उन्होंने देखा, हो सकता है उस वक्त डायग्राम उन्होंने दिख गया हो, तो ऐसे कोई बहुत एक्स तो दिखता नहीं है, लेकिन पता नहीं कि उन्होंने इस बात को कहा। डिसोल्यूशन वर्ड पूछा गया, डिसोल्यूशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो डिसोल्यूशन वर्ड ही पिछले साल की नीट में पूछा गया। अब देखो इस बार इधर आ गए, अगली बार इधर चले जाए, यही करते रहे। तो हम क्यों ना एक एक चीज को पहले से हम प्रिपेयर कर लें, छोड़े ना एक पॉइंट, तो कहाँ जाएगा बात। इसको करना है ढंग से, वैसे करता है। तो इसमें क्या है, एक्स शेप स्ट्रक्चर called काइगमेटा form during dissolution of recombination nodule रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यानी कुल मिला के जो नोड्यूल के छूटने का जो प्रयास है, अब जैसे मान लो चिपके वो फंस गए, तो खींचे भाई ये टुकड़ा इसमें डिसॉल्व होगा तभी तो एक्सचेंज होगा, तो ये फंस गए तो ये एक प्रेशर लगाएंगे तभी तो ये अलग होंगे। तो ये प्रेशर लगाने के दौरान इनकी शक्लें एक्स की तरह हो गई, और इसको कह दिया साइंटिस्ट ने काइगमेटा। और एक वर्ड यूज किया ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, मतलब खुलना, अलग होना, ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन का मतलब जानते हो क्या है? पहले ऐसे थे, देखो पहले ऐसे, अब नया सेट बनेगा, तो नया सेट जो बनेगा वो नया कॉम्बिनेशन होगा ना, वो उसमें ये टुकड़ा इसमें आ चुका, ये टुकड़ा इसमें आ चुका, तो नया नहीं सेट हो गया वो पहले के मुकाबले, तो उसको कहते हैं नया कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन। इसलिए इसको हर बार थोड़ा सा चेंज कर दो, रिकॉम्बिनेशन। मोबाइल नहीं आते, इसका अपडेट है ये,
इसका रिफॉर्म, रिकॉम्बिनेंट भी कह सकते हैं इसको आप, कि जैसे पुराना ओल्ड मॉडल था, अब उसका नया उसी का अपडेटेड मॉडल है, तो रिकॉम्बिनेशन भी करेंगे। तो ये पॉइंट आपका डिसोल्यूशन का इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए ये लोग खींचातानी करके अलग हो गए, ये सपोज ये अलग हो गए, ऊपर चले गए, तो ये अलग हो गए, तो ये देखो ऐसे अलग हुए हैं, इसका टुकड़ा इसमें चला है और इसका टुकड़ा इसमें चला गया, भैया ये टुकड़ा एक्सचेंज हुआ तभी तो अलग अलग दिखा है। तो ये ना सोचना कि पहले की तरह था कि 20 से कट गया एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, ये कार्बन कॉपी कहाँ है, ये तो एक्सचेंज ओवर्ड क्रोमोसोम है, यानी क्रॉस ओवर्ड क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ वो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसको कहते हैं क्रॉस ओवर क्रोमोसोम। तो कुल मिला के आपको दिखे एक इस सेल में चला गया और एक दूसरी सेल में चला गया, तो इस प्रोसेस को जानने को कहते हैं अपनी भी तो मंजिल है उस पर पहुंच जाने को कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन। इसको कहते हैं रीचिंग ऑफ देयर पोल्स for terminalization। टर्मिनलाइजेशन पोल में पहुंच जाना है तो कहते हैं हम लोग टर्मिनलाइजेशन। आपसे पूछेगा टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता है तो आप कहेंगे डायकाइनेसिस में, ये तो भाई काइनेमेटा फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसमें होता है। अब जैसे आपसे पूछेंगे सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड बाइवैलेंट, इसमें एक वर्ड और भी है, एक वर्ड और भी लोग पूछते हैं कभी कभी, उसको कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स भी इसी सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम सिनेप्स भी है, सिनेप्सिस नहीं है। सिनेप्सिस क्या होता है और सिनेप्स क्या होता है, कंफ्यूजन हो रहा है। सिनेप्सिस एक होता है और एक सिनेप्स होता है, नहीं आता। चलो इसको हम लोग जब लोग मसल्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको, फिलहाल को वहीं पे दोनों को क्लियर करें। मसल्स में एक साइंटिस्ट थे शेरिंगटन, उन्होंने मसल्स और नर्व की ओवरलैपिंग को लिया, वो बात की थी बात। तो बहरहाल इतनी बात हमको समझ में आया। फिर से समरी देख लीजिए, छोटे हुए, मोटे हुए, विजिबिलिटी क्लियर हुई, करीब करीब आ गए, करीब करीब आए तो साइनोटोन्यूमल एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसका नाम पेप्टाइड है, जिसको सिनेप्स भी कहते हैं, जिसको हो गया। अब इतना करीब आ गए कि ओवरलैप कर गए, एंजाइम कौन सा बना लगा, रिकॉम्बिनेज, ओवरलैप करने से गांठें बनी, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेंट बना, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ, लॉन्गेस्ट फेज हो गई बात, समझ देख लीजिए। डिसोल्यूशन हुआ, एक्स शेप बने, काइमेटा बना, डिसोल्यूशन हो चुका, अपनी मंजिल पे पहुंच चुके, दो न्यूक्लियस बन चुके, टर्मिनलाइजेशन। काइमेटा का टूटना, तो डिसोल्यूशन यहाँ पे हुआ, हो चुका, बस ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के जो पॉइंट हमने बोले याद कर लो। एक बार पैक्टिन मन में, डिप्लोटीन मन में, जाइगोटीन मन में, क्या क्या हुए 3 पॉइंट, यहाँ 2-3 बार करा, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना होगी, बहुत आसान। और ये सेल डिवीजन हमने जो देखा है अभी तक ज़्यादातर को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये वजह क्या है कि इसकी स्टेजेस इसमें घुसने लगती है, ये क्रॉसिंग और इसमें घुसने लगता है, इस चक्कर में हमें टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा नाम इसी में है, सिनेप्टिक देखे देखो सब नाम इसी में है। इसमें एक नाम है नोड्यूल का, रिकॉम्बिनेज का और लार्जेस्ट फेज का। अब लार्जेस्ट फेज इसमें थोड़ी डाल सकते हो, इसमें थोड़ी, जो जिसमें लिखा है वो वैसे ही करना है,
बात समझ रहे हो? इस तरीके से हमारा मियोसिस फिनिश हो गया। अब 2 न्यूक्लियस में ये इस स्टेज में बन गए। अब ये जो है, अब ये प्रोफेज अभी कंप्लीट हुई है, प्रोफेज 1 अभी क्या होनी है, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, तभी तो पूरी मियोसिस बन होगी। तो प्रोफेज 1 ही में हालत बिगड़ गई। 5 स्टेजेस, वो भी सब में पॉइंट्स हैं अलग अलग। क्रॉसिंग हुआ, तुम अगर जाइगोट ने बता दिया या डिप्लोट ने बता दिया तो गए काम से कर क्या, तो भूल ही जाओ सिलेक्शन, ऐसे थोड़ी होता है। और डिस्टिंक्टली दिमाग का काम है, डिस्टिंक्टली एक एक चीज को अच्छे से याद करना है। और जैसे हम लोग बचपन में एक सेक्ट ऑफ पोएम, एक सेक्ट ऑफ इंग्लिश की पोएम याद करते थे, नहीं करते, शक्ति रहती थी, मैम फार कर देंगे, ये कर देंगे, सब याद कर डालते। अब असल में फाउंडेशन है नहीं, अगर बगल कुछ माँ बाप भी कहते हैं अब तो खुद समझदार हो, मतलब समझ है ही नहीं, बच्चे से भी छोटे हैं, क्योंकि समझ अगर होती तो ढंग से करते ना काम, समझ अभी भी नहीं आई। ठीक है, तो आज नहीं हम लोग रहने देते, उसके बाद फिर हम लोग